सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पीडीएम एक दफ़ा फिर से मुत्तहिद हो गई है और पीडीएम का इजलास भी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर गौर किया जा रहा है। कल का जो जलसा है कराची में, उस हवाले से बातचीत की जा रही है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से एक लाएमल बनाया जा रहा है। कल पीडीएम कराची में इजलास करने जा रही है, एक बहुत बड़ा जलसा पीडीएम ये कहती है कि वो मुनक्किद करेगी और शहबाज शरीफ साहब भी बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कल का जो जलसा है वो यकीनन कामयाब होगा। दूसरी जानिब हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत ने अपनी जो 3 साला कारकर्दगी है उसे अवाम के सामने पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की और उस तकरीब में ये बताया गया हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत ने जो भी पॉलिसियां दी उनके बायस अवाम अब खुशहाल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड तादाद में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल्स और जो गाड़ियाँ हैं वो फ़रोख्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि अवाम खुशहाल है। लेकिन हकीकत नाज़रीन इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम तो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और इन 3 सालों में महंगाई इंतहाई बढ़ गई है और अवाम ये कहते हैं कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना अब मुश्किल हो गया है, दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दवाओं की कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले देख लेते हैं कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, उसके बाद लगारी साहब से बात करें। हुकूमत की कारकर्दगी मैंने पहले ही कह दिया ना, किस तरह कारकर्दगी देखें जबकि कुछ उन्होंने दिया ही नहीं है, इस आवाम को कुछ दिया ही नहीं है। मेरा मतलब अपने लिए ये स्कैंडल वो स्कैंडल, वह वैसे ही बस इंसान ने क्या, इमरान खान साहब ने 6 गेंदें समझी हुई हैं हुकूमत करने की, लेकिन ये 6 गेंदें नहीं हैं, ये एक एक्सपीरियंस है। हुकूमत की जो कारकर्दगी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। खान साहब खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके वज़ीर अच्छे आदमी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी दे, ख़ास तौर पे ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें जो लोग खाते हैं कम से कम ज़िंदा रह सकें, क्योंकि महंगाई बहुत है। उनको टाइम देना चाहिए आपको। और बाकियों ने आपको पता है 20-20 साल लगाए हैं, ठीक है, उनको कोई वो नहीं करता, क्या कहते हैं आप, कोई पूछता नहीं है उनको, तो इनको 3 सालों में आप कैसे पूछ सकते हैं? बताएं कि हम किस तरीके से सर्वाइव करें। तब्दीली सरकार ने जो नारे मारे वो किधर गई सारी बातें, लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, लोगों के हर चीज़ इवन के छीन ली है। आम बंदा जो सब कम से कम 1000 रुपये दिहाड़ी है मजदूर की, वो घी लेके आएगा, कुछ बच्चों को खिलाएगा, खाएगा पिए, क्या करेगा? गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अब बंदा रेंट दे या कोई राशन घर का ले, क्या करे? जो जिस तरह की अब सूरत हाल है ना, गुजारा करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो तो आपने जाना, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि उसकी जो कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है और माजी की जो हुकूमतें हैं उनसे बहुत बेहतर है। लगाई साहब, हुकूमत तो कहती है सब अच्छा है, आपको लगता है सब अच्छा है? आंखें बंद कर लें तो सब अच्छा है, कान बंद कर लें तो सब अच्छा है, जहन के तमाम दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियाँ बंद कर दें तो सब अच्छा है। अगर आपके अंदर जो इंसानी बेसिक हिस्सियत होती है अगर उसको सुला दें तो सब अच्छा है। इंसान के अंदर जितनी भी अर्ज हैं, एहतियाजात हैं, अगर उन सबको ख़त्म कर दिया जाए तो सब अच्छा है। अगर आप खाना ना खाएं तो सब अच्छा है, पानी न पिएं तो सब अच्छा है। अगर आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी तकमील के बग़ैर जीने की आदत डाल लें तो सब अच्छा है। अगर आप दवाओं के बग़ैर गुजारा करें तो सब अच्छा है। तो इतना ही अच्छा है जितना हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इतनी खौफनाक महंगाई कभी भी नहीं हुई। और जो वज़ीर आज़म खुद ऐलान करते हैं कि ये सब कुछ माफिया कर रही है, और माफिया कहाँ है तलाश करें, इधर बैठी है, उधर बैठी है, आगे बैठी है, पीछे बैठी है, सामने बैठी है, उस तरह बैठी है, दाएं बैठी है, बाएं बैठी है, हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, बाहर नहीं बैठी हुई है। चीनी माफिया तलाश करें, हुकूमत में पहुंच जाएं। तो उनके खिलाफ आटा माफिया क्या हुआ, कौन सा आसमान टूट पड़ा? क्या इस तरह हुआ है जिस तरह से अपोजिशन को उठाकर पकड़कर जेलों में डालकर 1.5 साल 2-2 साल तक रगड़े देकर बाद में पता चलता है कि कोर्ट कहती है क्या कर रहे हो तुम, लोगों की तौहीन कर रहे हो, तजलील कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, और सियासतदानों की बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और इस बात का इनको एहसास तक नहीं है कि ये ऐसा इदारा एहतसाब का इन्होंने बना रखा है जो लोगों को एक अजाब में मुब्तला कर रखा है। अब इनके रेट्स कौन देखें, हर चीज़ के रेट्स होते हैं। पुलिस के भी एक रेट्स हुआ करते थे, एंटी करप्शन के रेट्स हुआ करते थे,
और दीगर महकमों के अब FIA और इनके रेट्स को कौन आदमी जाकर भुगतेगा जिसके ऊपर ये पड़ जाए लोगों के ऊपर। और अब तो चीखना शुरू कर दिया लोगों ने कि जनाब अब तो करप्शन वहाँ पर है नैब के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में जिन लोगों को हम समझते थे कि ये आएंगे तो कुछ तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली लाए हैं, लेकिन चंद लोगों के लिए जो कारें बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो कमाते हैं, एक खला है गरीब के और अमीर के दरमियान, बहुत बड़ा खला है। एक दरमियान में छोटी मिडिल क्लास हुआ करती थी जो अब नहीं है, उसको भी नीचे खींच कर लाया गया है कि चलो नाने शबीना के मोहताज हो जाओ तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। और इनकी सबसे बड़ी खुशी ये है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो है सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें जो हैं वो फ़रोख्त हुई हैं और गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं। कमाल है जनाब, ये है मयार पाकिस्तान में गुर्बत और अमारत का कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, लोग बाइक्स ले रहे हैं। लगाई साहब, मोटरसाइकिल तो एक नॉर्मल फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। आपका ख्याल है कि नॉर्मल फैमिली? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, 60% आबादी नहीं अफोर्ड कर सकती है, बाइसिकल नहीं अफोर्ड कर सकती है, मोटरसाइकिल तो एक तरफ रहा, नहीं कर सकते हैं लोग। क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान की 65 पॉपुलेशन आपकी देहात में रहती है, देहात में चंद जागीरदारों खानदानों को छोड़कर बाकी लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? शहरों के अंदर जाएं, कच्ची आबादियां जहां इंसान रह नहीं सकता है, ऐसे हालात हैं, जहां कोई रोड पक्की नहीं है, जहां पर सीवरेज का पानी का कोई इंतजाम नहीं है कि उसको निकाला जाए, जहां लोगों को पानी नहीं मिलता है, लोग खरीद कर छोटी छोटी टैंकियां खरीद कर पानी पीते हैं, लोगों को नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिलता है। ये शहरों के हालात हैं। और सरकार ने जनाब, मुझे तो हैरत होती है कि अपने इन MNAs और MPAs को जो बड़ी तादाद में है कराची शहर में, उनको जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए उन्होंने कहाँ लगा दिए, कोई चीज़ पता नहीं है। मैं एक इलाके में जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर एक टोटल 15 फीट की एक रोड है, 20 फीट की होगी, 25 फीट की होगी, वो एक रोड पर थोड़ा वो लगा दिए, ईंटें लगा दिए कि हमने रोड पक्की कर दी। और आबादी के अंदर तो इतनी ज़्यादा सड़कें और गलियाँ हैं जहाँ रेत उड़ रही है। तो इस हुकूमत ने लोगों को दिया है, बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है मायूसी दी है, सबसे बड़ी चीज़ जो दी है भूख दी है, अफलास दी है, बीमारी दी है, तंगदस्ती दी है, आज़ार दिया है। लोगों की जीने की ख्वाहिशें सलब हो गई हैं, लोगों की आस ख़त्म हो चुकी है। इस हुकूमत ने लोगों से अंदर में जो जीने की तड़प थी वो तक छीन लिया है। ये है सूरत हाल। आलमी सतह पर खुदनी अशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है, तो हुकूमत क्या करे? जी हाँ, मैंने पहले भी एक जगह अर्ज किया था कि जब कीमतों का मामला होता है तो हुकूमत मुकाबला करती है अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। देखो वहाँ क्या कीमतें, हमारे यहाँ क्या कीमतें, वहाँ क्या कीमतें। और जब वेजेस का मुकाबला होता है कि भाई थोड़े लोगों को उजरतें दो, वो कहते हैं देखें सोमालिया के लोगों को क्या क्या उजरत मिलती है, अफगानिस्तान के लोगों को क्या उजरत मिलती है। ये मिसालें लेकर हुकूमत पेश करती है। यानी लोगों की उजरतें क्या हैं? 15,000 में जनाब वज़ीर आज़म या उनके वज़रा एक दिन गुजार लें, नहीं गुजार सकते। एक दिन का खर्चा आप अभी निकाल कर बताएं। मैं आपको ऐवान वज़ीर आज़म का 1 साल का खर्चा निकाल कर उसको तकसीम करें आप 365 दिनों में, एक दिन का हिसाब भी करोड़ों में पड़ता है। तो जब आपके खर्चे करोड़ों में हैं एक दिन के, तो लोग कैसे गुजारा करेंगे भाई? लोगों के पास किस तरह से गुजारा होगा? लोगों के बच्चे क्या करेंगे? तालीम कैसे हासिल करेंगे? रोज़गार, खाना कैसे खाएंगे? नाश्ता कैसे खाएंगे? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा 3 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, नहीं खा पाता। अच्छा लगारी साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया था, पार्टी का मंशूर, आपको लगता है कि उसमें कोई 20% भी उन लोगों ने उसके ऊपर अमल किया होगा? नहीं, अब लोग मंशूर ही खाएंगे और तो कुछ नहीं है। सही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि निचली सतह पर हम इख्तियारात देंगे, बल्दियाती इंतखाबात की उन्होंने तो नहीं कराए उन्होंने, जो थे बल्दियाती इदारे उनको ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहाल करो भाई, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले पर अब दोबारा सो मोटोस ले या तो हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट चश्म पोशी करे। अगर उसने चश्म पोशी की तो फिर पूरी कौम ही आंखें मूंद कर बैठ जाएगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक जी
अच्छा गाइस साहब, एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है। वो ये कहते हैं कि मईशत बेहतर कर रही है हुकूमत, बस ये है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल जब हुकूमत के पूरे हो जाएंगे, पूरे होने वाले होंगे, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हाँ, जब लोग गट जाएंगे, मर जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक हमने माना कि तकाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था। और क्या मतलब किस चीज़ के लिए? हाँ, कुछ लोग हैं, मादूदे चंद लोग, बहुत कम लोग, पाकिस्तान की आबादी का 1% भी नहीं होंगे, जिन लोगों के वारे निहारे हुए हैं, जिन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा उनको मिला है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। वो जो लाखों में थे करोड़ों में खेल रहे हैं, करोड़ों वाले अरबों में खेल रहे हैं। और सब जानते हुए भाई कहा कि ये साहब हैं, इन्होंने पेट्रोल वगैरह में बड़ी बदयांती कि हम इनको वजारत से हटा रहे हैं, और इन्हें बड़ा जो है नुकसान पहुंचाया। एक मुकदमा, एक नालिश, एक FIR, एक रिपोर्ट, एक शिकायत कहीं दर्ज कराई गई कि जनाब नदीम बाबर साहब, आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाया, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। फिर और जनाब हफीज़ शेख साहब के बारे में ख़ुद इन्होंने कहा कि मुल्क की मैशत को ख़राब किया और महंगाई के ज़िम्मेदार ये हैं। तो फिर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, कोई थाने में गए, किसी कोर्ट में गए, किसी जगह पर कहा कि जनाब इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, कोई इनके ऊपर। और सब कुछ कब होता है? जब आप अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, जब अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आप मसाइल पैदा करते हैं। तो किसी के खिलाफ गए, ये जानते हुए रिपोर्टें बनाई, खुद बनाई, और लोगों को कहा ये सुन देखो रिपोर्टें ये हैं, चीनी चोर, ये हैं, आटा चोर। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जब लोगों के निवाले छीने गए, कोई लोगों को वापस वो एक निवाला मिला? लोगों से जो दूध का घूंट छीना गया, उनके बच्चों के मुंह से फीडर छीना गया, उन बच्चों को कुछ दिया गया, उनके बच्चों के पास कुछ गए। वो ही कहते हैं पिछली हुकूमतें खजाना खाली छोड़ के गई। हाँ, पिछली हुकूमतें, हर हुकूमत कहेगी कि पिछली हुकूमतें। तो फिर इन्होंने क्या किया? इनने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जे लेने में। किसी भी हुकूमत के 3 साल के कर्जे देख लें और इनके कर्जे देख लें, बल्कि किसी भी दौर के क्या, पूरे पाकिस्तान की तारीख के 1/3 कर्जे ये ले चुके हैं। बाकी जो 2/3 कर्जे होंगे वो बाकी लोगों ने लिए होंगे 73 साल में, 72 साल में। इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जो है वो इतने कर्जे ले लिए हैं। कर्जे इतने लिए हैं कि पाकिस्तान की, और कहते हैं कि जनाब हमारे पास ज़र मुबादला के बड़े ज़खायर हैं, तारीख तोड़ दी है हमने, तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताते नहीं है कि चीन से कितने लिए, सऊदी अरब से कितने लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात से कितने लिए, IMF से कितने लिए। आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर कुछ लिए हैं। गई गुजरी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन उसके एक्सपोर्ट और उसकी एक्सपोर्ट तक ही अब तक नहीं पहुंचे हैं। अगर उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फ़र्क देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब उन्होंने तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का खर्च $5 अरब भी नहीं छोड़ा था, अब दुगनी हो गई हैं आपकी इंपोर्ट्स। अब आपको इंपोर्ट्स करते हुए भी तो ज़र मुबादला देना पड़ता है ना। जब आप कहीं से कोई चीज़ मंगाएंगे, पेन, पेंसिल, कप, गिलास, कोई चीज़, कोई कागज़ मंगाएंगे, तो आपको ज़र मुबादला देना पड़ेगा ना, पैसे देने, डॉलर देने पड़ेंगे ना। अब आपके डॉलर उधर जाएंगे, आपके ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपकी गर्दन पर पड़ा हुआ है। आप कहते हैं हमने बड़ी कामयाबी से वक्त गुजारा है। वो कैसे भाई? नहीं, आपके दौर में इंपोर्ट्स दुगनी हो गई, फिर भी कहते हैं कि जनाब हमने बड़ी कामयाब पॉलिसी अपनाई है। तो अगर ये कामयाबी है तो इसका जश्न मनाएं। लेकिन लगाई साहब 13 साल तो पीपल्स पार्टी को भी सिंध में हो गए हैं, सिंध में कौन सी तरक्की की है? तो मैं कहूँगा कि बड़े शानदार तरक्की की है, नहीं की है। इन्होंने 10 अरब लगाए थे सिंध गवर्नमेंट ने, आज से कोई 5-8 साल पहले सैयद मुराद अली शाह ने शारा फैसल पर लगाए थे, यूनिवर्सिटी रोड पर लगाए थे, 1-2 और तारिक रोड पर लगाए थे, और 2 और रोड्स बनाए थे। तो लगा था कि तब्दीली आई है। अगर वो जो पूरे का पूरा बजट है इसका सिंध का, वो सिंध पर लगा दिया जाए तो सिंध में आप हर घर में गुलाब उगा सकते हैं, हर घर में खुशहाली दे सकते हैं, हर घर में खाना दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पैसा कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं है। ये पूछा तो जाए सरकार से कि सरकार आपके पास जो इतना खजाना आपके पास आता है, दौलत आती है, आप वो कहाँ ले जाते हैं, किस तरफ जाती है? कराची में आज भी 1 साल में भी अगर 50 अरब रुपए खर्च कर दिए जाए तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कराची के आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। कभी नहीं हुए,
खुदा की गज़ब इसका, इनके ये कभी ऐसा भी नहीं करते हैं कि 100 रुपए में से 10 रुपए ही खर्च करते, नहीं करते हैं खर्च। ये लोगों पर खर्च नहीं करते हैं। हुक्मरान चाहे वो सिंध में बैठे हों, चाहे वो पंजाब में बैठे हों, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सब अब तो नए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं, मुर्तज़ा वहाब। हाँ, उनके जनाब, उनके तो देखिएगा कि क्या करते हैं। अभी लोगों के लिए जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, अभी से इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ये इस हुकूमत के लिए। ये हुकूमत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी मुर्तज़ा वहाब साहब की वजह से। देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी के पीपल्स पार्टी इस बोझ को कभी उठा नहीं सकेगी। इतना बड़े मसाइल पैदा हो गए जो कर रहे हैं, अभी भी अनरेस्ट हो रहा है लोगों के अंदर, बेचैनी पैदा हो रही है जो इन्होंने पैदा की हुई है। अपने अपने महबूब नज़र, अपने जहाँ के क्या इस्तेमाल, ATM इस्तेमाल करते हैं जहाँ से, वहाँ उन लोगों को बगैर किसी कानूनी जवाब के फैसिलिटीज दी जा रही हैं। अभी खुलकर चीज़ें आएंगी। सही। अच्छा लगाई साहब, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM फिर से एक मुतहरिक हो गई है। आज भी जारी है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में, और कल एक बहुत बड़ा जलसा भी कराची में होने जा रहा है। पहले भी 2 दफ़ा PDM इसी तरह मुत्तहिद हुई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अभी आपको लग रहा है कुछ होगा? पहले तो बड़ा मसला तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये है, अपनी पार्टी की वो कंस्ट्रक्शन करें, रिकन्स्ट्रक्शन करें, इसलिए कि कई ईंटें उखड़ गई हैं, कई दीवारें गिर गई हैं, कई उनके जो है ऊपर छत जो थी उनमें से कई शगाफ पड़ गए हैं, उनकी पार्टी के जो है आधी पार्टी टूट चुकी है, लोग नाराज़ हो गए हैं और लोगों को भरोसा नहीं है। कराची की क़यादत जो है वो एक तरफ हो गई है, मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी एक तरफ हो गई है, शाम शाह एक तरफ कोने में बैठे हुए हैं, खल्क़े खुदा इधर रो रही है, कोई कहीं पर रो रहा है। पहले तो अपनी पार्टी का ये जलसा होगा, ज़रूर होगा, कल होगा, और उसमें बड़ा आपको शो मिलेगा। वो होगा मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान की जो ऑर्गेनाइज्ड जो उनके आइम्मा कराम हैं पूरे शहर में फैले हुए मसाजिद के, वो मुक्तदियों और शागिर्दों समेत आएंगे और रौनक बना देंगे। अगर उनसे एक गुजारिश की जाए, मुझे तो नहीं करनी चाहिए, ना मुझे इसका कोई इंटरेस्ट है, ना मैं इस तरह चाहता हूँ कि अगर 1-2 हज़ार झंडे नून लीग वालों के भी अगर किसी कारकुन के हाथ में थमा दें तो हो सकता है ऐसा हो, वरना वहाँ पर मुस्लिम लीग का झंडा उठाकर कुछ जलसे में आने वाला नहीं होगा। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, सिंध में कोरोना भी पीक पर है और तालीमी इदारे बड़ी मुश्किल से खोलने का फैसला किया गया। ऐसी सूरत हाल में अब ये जलसा करना ये सही है क्या? पीपल्स पार्टी तो ये तो सोचें, हुक्मरान सोचें, सियासी जमातें सोचें। और कोरोना के होते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम गुजारा है और अल्लाह ताला ने अपना रहम किया है। तालीमी इदारे खोलने की बात होती है तो पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ सामने आता है कि कोरोना है, अभी तालीमी इदारे खोल नहीं सकते। पीपल्स पार्टी पर तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पर प्रेशर था, वालिदैन का, सोसाइटी का, मीडिया का, लोगों का एक बड़ा प्रेशर था, और ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स की जो मैनेजमेंट थी, वहाँ के जो टीचर्स थे, उन सब का, और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सबके उनका था कि भाई उन्हें बच्चों को पढ़ाने का देना चाहिए। अब ये सही है, SOPs को फॉलो करें प्रॉपरली। और जलसे में कैसे SOPs को फॉलो किया जाएगा? जलसे में तो कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। जलसे में कोई भी नहीं करता है, और मजहबी इज्तिमात में कोई भी नहीं करता है। अब आपको जलसों के साथ और कोरोना के साथ जीना होगा। आपको मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों और कोरोना के साथ जीना होगा। आपको मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और कोरोना के साथ जीना होगा। ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहा है अब तक। इसमें ना तो इमरान खान की कोई बड़ी कारकर्दगी है, न सैयद मुराद अली शाह की। अब जो है वो अल्लाह का करम आपको बचा सकता है, जैसे उसने पिछले साल बचाया, जैसे इसने अब इस साल भी बचाया। लेकिन उसके बावजूद आपके मुल्क में 25,000 से ज़्यादा जानें कोरोना की नज़र हो चुकी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो एक और बड़ा अच्छा फैसला हुकूमत का सामने है। हुकूमत ने बूस्टर डोज लगवाने का कह दिया है। जिस भी मुल्क जाना है, और अगर उस मुल्क ने कहा है कि आपने फाइज़र लगवानी है या मॉडर्ना लगी होगी, तो हुकूमत अब बूस्टर डोजेज़ लगाने पर आ गई है। मंडे से ये स्टार्ट भी कर दिया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर, और बूस्टर डोज लगवाएँ और फिर जिसने जहाँ ट्रैवल करना है वो कर सकता है। अच्छा, आप अगर मुझे समझाएं, मैंने एक डोज़ लगवाई हुई है, और अगर मुझे UK जाना है या मुझे यूरोप जाना है
तो मुझे एक और डोज लगाई जा सकती है। पहले आपको जो आपने डोज लगाई हुई है जो वैक्सीन, उसके ही दोनों डोजेस कंप्लीट करनी है। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं। कल जो कोरंगी की फैक्ट्री में आग लगी, उस हवाले से लगाई साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो जो खिताब किया वो तो आपने सुन ही लिया वो होगा, लेकिन कल एक बड़ा खौफनाक, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है इसलिए मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ, कल एक बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया। फैक्ट्री में आग लग गई और उसके बाद सितम ये था कि जब आग लगी तो कोई सिर्फ एक दरवाज़ा था, वो भी बंद था, और ऊपर जो छत का दरवाजा था उसको ताले लगे हुए थे। कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे तामीर थी। देखें, शहर में गैर कानूनी फैक्ट्रियों का जाल फैला हुआ है, हम इस पर प्रोग्राम करेंगे आगे अच्छा, चलकर। लेकिन ये कि जब फैक्ट्रियां गैर कानूनी चल रही हूँ और दरवाजे बंद हों और अंदर कारकुन काम कर रहे हों, जिस तरह से इस तरह का वाक़या हुआ है, क्या हुआ था जो सानेहा बल्दिया टाउन हुआ था, वहाँ फैक्ट्री में आग लगी थी, वह सैकड़ों अफराद जल गए थे और आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। यहाँ पर बेबसी की मौत मरे हैं लोग, जिस तरह से 17 कारकुन जो हैं वो अपनी जान से गए हैं और किसी को इस बात का वो नहीं है, नोटिस नहीं लेता है। हमने देखे हुए हैं ऐसे इलाके जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और अब भी चल रही हैं, इस वक्त भी चल रही हैं, और हुकूमत को इस बात का पता, यह हुकूमत बेखबरी जाहिर करे। थाने को पता है चूँकि भत्ता लेता है, बिजली वालों को पता है क्योंकि बिजली देते हैं और भत्ता लेते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्रियों को के इलेक्ट्रिक वाले अपने वो लगा कर दें, बिजली लगा कर दें, उनको कहें कि तुम इंडस्ट्री चलाओ। ये कैसे हो सकता है कि उनको पानी मिले और वो फैक्ट्री चला रहे हों? ये इस इलाके में कोई पूछने वाला है कि जहाँ पर ये फैक्ट्री को लगी है आग, यहाँ कल जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसके अंदर बिजली कैसे जा रही थी, गैस कैसे जा रही थी, पानी कैसे जा रहा था, वहाँ पर इस तरह से चीज़ें किस तरह से जा रही थी और क्या हुकूमत के इदारे सो रहे थे, हमारा जो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही थी, जो वहाँ के ज़िम्मेदार इदारे थे वो क्या कर रहे थे, ये पूछा जाना चाहिए। और जिस तरह से कत्ल आमद का मुकदमा कायम किया गया है तो उन ज़िम्मेदारों पर भी होना चाहिए जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वह फैक्ट्री को चेक करें कि फैक्ट्री के अंदर वो लवाजमात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह फैक्ट्री कायम की गई है। क्या उसके पास फैक्ट्री लाइसेंस है, क्या उसके पास फैक्ट्री के लिए बाकायदा ज़मीन की अलाटमेंट है, और जिस इदारे ने अलाटमेंट देनी है क्या उसने चेक किया है कि यहाँ पर जो है वो बग़ैर अलाटमेंट के एक आदमी ने जो है फैक्ट्री बनाई है। तो ज़िम्मेदार बहुत हैं, सोसाइटी होती है, डायरेक्ट ज़िम्मेदारी जो ऊपर तक जाती है, हुकूमत तक जाती है, और इसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। ज़ाहिर एक मुकदमा बना दिया गया है कुछ लोगों के खिलाफ, ये आग को लोगों का गुस्सा ठंडा होने के बाद फिर ये रिहा होते चले जाएंगे, पता चलेगा कि किसी का कुछ नहीं हुआ, वो चौकीदार फंसे हुए हैं, यही कहा जाएगा कि वो चौकीदार जो थे उनकी वजह से हुआ है। तो भाई चौकीदारों की वजह से हुआ है तो जो फैक्ट्री जिनको बेनिफिट कर रही थी, जिनको फ़ायदा पहुंचा रही थी, उनका नहीं है, या जो भत्ता लेने आ रहे थे, कौन कौन से इदारे भत्ता लेते थे वहाँ से, और हर नाजायज़ फैक्ट्री से भत्ता लिया जाता है, एक नहीं कई इदारे भत्ता लेते हैं, तो उनसे कोई पूछने वाला होगा। और हमारे यहाँ जिस तरह से फैक्ट्रीज बनी होती हैं उनमें कोई एग्जिट रूम नहीं होता, अगर अचानक आग लग जाए उसको बुझाने के कोई इंतजामात नहीं होते। बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि छोटी सी भी कोई इमारत बनी होती है तो वहाँ भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं, हर जगह पर होता है। आपको एक बात और मैं बताऊँ, ब्रसेल्स एक शहर है बेल्जियम का, जी जी, उसके अंदर सूरज की विजिबिलिटी 92 डेज़ के लिए शुमार होती है कि सूरज ठीक तौर पर चमकता है साल में 92 डेज़ के लिए। लेकिन हर घर के लिए वहाँ पर सोलर एनर्जी का अपना लगाना ज़रूरी है कि सोलर से बिजली हासिल करें। हमारे यहाँ 365 में से 366 दिन बिजली सूरज चमकता है, हमारे यहाँ तो सूरज कभी गायब ही नहीं होता है। और हमारे यहाँ इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि लोग सोलर से बिजली हासिल करें और सस्ती बिजली हासिल करें। हुकूमत ने हर चीज़ महंगाई करनी होती है, फिर हर चीज़ के लिए एक इशू होता है कि जनाब आपको बिजली ऐसी ख़राब देंगे कि फिर आपको दोबारा जाकर अपना फ्रिज दोबारा लेना पड़े, टीवी दोबारा लेना पड़े, पंखे दोबारा लेने पड़े, अगर किसी ने एसी लगाया हो तो वो दोबारा लेना पड़े, ख़राब करने के लिए चीज़ें, ताकि हुकूमत ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए करती है जिनका धंधा होता है, ताकि लोगों की चीज़ें ज़ाय हों और लोग जाकर दोबारा ख़रीदारी करके लाएं ताकि बिज़नेस चलता रहे। ये है हमारा तरीक़ाकार यहाँ पर।
कोई पूछने वाला नहीं है कि कानून क्या है, ज़ाब्ता क्या है, तरीक़ाकार क्या है, उसको कोई नहीं फॉलो। सब कानून और ज़ाब्ते के हवाले से आपने बात की, तो मेरे पास कोयटा से एक बड़ी तशवीशनाक सी खबर है। 13 साल का बच्चा मेहराब पंद्रानी, जिसना तशद्दुद किया गया और उसका कसूर पता नहीं था नहीं था, खुद ही से ये इंसाफ करने लग जाते हैं। चोरी का उस बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वालिद उसके 2 साल पहले फौत हो चुके थे और वो मेहनत मजदूरी के लिए आया था, जिस घर में काम कर रहा था वहाँ पर उस पर चोरी का बनाया गया केस, और इतना मारा, ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते। ये वीडियो जब मैंने देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना तशद्दुद। हमारे यहाँ बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर के कवानीन मौजूद है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। कौन अमल करे? उस बच्चे के साथ मैं भी जब इस वीडियो को देखा है मैं लरज़ कर रह गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्या करें। इस सोसाइटी के अंदर इतनी बेबसी का एहसास होता है। ये बच्चा मेहराब जो है जिस तरह से पिट रहा है, जिस तरह उसकी अमलन खाद उधेड़ी जा रही है, जिस तरह उसको बेदर्दी से मारा गया है, हम इसको ब्लर करके दिखा रहे हैं, लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, हम भी नहीं देख सकते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। इतना बेदर्दी से तशद्दुद किया गया है जैसे उसकी जान लेने के दर पे। यार, इंसान को इतनी तरसा कर मारना जो है, ये भी क्या मारना हुआ? एक कम सिन बच्चा, आप कोई भी इल्ज़ाम लगाकर बच्चे के साथ ये करें। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, अगर वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान अपने वालिद, अपने दादा के इक़्तिदार को याद करें, अगर वो ये देखें कि इस बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म क्या है, अगर वो इंसाफ करें, वैसे इसकी उम्मीद हमें नहीं है कि इस बच्चे के साथ कोई इंसाफ होगा। इस बच्चे की पता नहीं है कि जान ली गई है, जान अभी वो ज़िंदा है कि नहीं है, हमें इस बारे में भी मालूम नहीं है। ये इदारे मालूम करें, लोग मालूम करें। हमारे दिल में एक दर्द है जिसका हमने इजहार किया है। यहाँ बच्चे चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के पास चाइल्ड लेबर करने के अलावा चारा भी नहीं होता। घर में एक बूढ़ी माँ है, 3, 4, 5 बहनें हैं, 1-2 और छोटा भाई है, बड़ा घर का वही है। अगर उसको ही कमाने जाना है तो फिर ऑप्शन क्या है? 2-3 ऑप्शन है कि माएँ बहनें निकल जाएँ भीख मांगें, या ये कि वो मेहनत करे। अगर मेहनत कर रहा है तो फिर उसके साथ ये हो रहा है जिस बेदर्दी से इसके साथ तशद्दुद हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लगाई साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।